तो अपन ने फर्स्ट चैप्टर बात कर रहे थे तो अपन ने केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। कितनी पढ़ ली थी? 4 पढ़ ली थी। द लास्ट वन इज द चेंज इन टेम्परेचर। पहली क्या थी दीक्षित? इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकंड क्या थी? चेंज ऑफ स्टेट। थर्ड क्या थी? और फोर्थ कलर, है ना, मतलब वो आपने बोला नहीं। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थी। लास्ट है, हेडिंग डालिए, फिफ्थ वन है ना, फॉर्मेशन ऑफ पेरिसिपिटेट। लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूं। अब इधर देखिए, ये लिख ली बस हेडिंग। अब सुनिए, हमने 4 बातें करी कि चेंज इन कलर होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है, चेंज इन स्टेट होता है। मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही रिएक्शन में सारे एक साथ हो। कोई एक भी हो सकता है, कोई 2 भी हो सकता है, कोई 3 भी हो सकता है, क्या पता सारे भी हो सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पेरिसिपिटेट। अब बात आती है, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीपीटी समटाइम्स, है ना, डिनोट करने के लिए। तो ये जो पेरिसिपिटेट है ये क्या है, ये बताता हूं मैं आपको। अब हम क्या करते हैं, जब कोई भी 2 कंपाउंड्स को मिक्स करते हैं, सपोज मैं मानता हूं एक कंपाउंड मैंने लिया, वो भी लिक्विड था, दूसरा लिया, वो भी लिक्विड था, और उन दोनों को मिक्स किया, तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट मिला हमको ओवरऑल, वो तो लिक्विड था, लेकिन उसके अंदर कुछ छोटे छोटे सॉलिड के पार्टिकल्स आ गए, जैसे हम बोलते हैं एक रेसिड्यू बच जाना, कुछ एक एक्स्ट्रा बच जाना, उसे हमने नाम दिया पेरिसिपिटेट। मतलब कुछ सॉलिड या क्रिस्टल पार्टिकल्स जो दोनों कंपाउंड जब मिले तो उन्होंने जो एक कंपाउंड फॉर्म किया क्रिस्टल फॉर्म्स में, जैसे कोई सॉल्ट हो सकता है कोई प्रकार का, तो उसको हमने नाम दिया पीपीटी। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो देयर इज ए चांस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेरिसिपिटेट, है ना। तो ये होता है क्या बोलते हैं, पीपीटी का फॉर्मेशन। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं आप सबके सामने कि मैंने एक सॉल्यूशन लिया, ये सॉल्यूशन है बेरियम क्लोराइड का। देखो नाम कैसे, Ba मतलब होता है बेरियम, Cl मतलब क्लोराइड, है ना। तो क्लोराइड यूजुअली Cl2 फॉर्म में होता है। आप आगे बहुत सारे नाम सुनोगे। ये कौन सा एसिड था दीक्षित? हाँ, इसको नाम क्या दिया था अपन ने? सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक HCl होगा, तो ये कौन सा है एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। और ये 2 प्रकार के सॉल्यूशन है, इन दोनों को हमने जैसे ही लिंक किया तो देखो मैंने आपको बताया था कि ये इक्वेशंस कैसे फॉर्म होती है। इसकी अपनी वैलेंसी है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला किससे लिंक करता है? नेगेटिव से। और जो पॉजिटिव वाला है वो किससे लिंक करता है? इसके नेगेटिव से। जो कल वैलेंसी की बात करी थी कल सर ने, तो ये जो आयन है, वो कैटायन, जो एनायन होते हैं वो इस तरह से होते हैं। तो ये जो इसका Ba है, ये इसके किससे लिंक करना चाहेगा? पॉजिटिव पार्ट से, दैट इज सो नेगेटिव पार्ट से दैट इज SO4। और जो इसका नेगेटिव पार्ट है ये इसके पॉजिटिव पार्ट से लिंक करेगा, तो वो अपना कंपाउंड। तो Ba और SO4 जब मिलेंगे तो कंपाउंड बनाएंगे बेरियम। SO4 होता है सल्फेट का नाम। किसका नाम होता है? SO4। तो जब भी आपको SO4 कहीं दिखेगा, जैसे मान लो यहाँ पे अभी बेरियम है, बेरियम की जगह CaSO4 होता तो उसका नाम क्या पड़ता? कैल्शियम सल्फेट। कोई भी कंपाउंड होता तो उसके साथ सल्फेट लग जाता। तो यहां पे क्या लगा हुआ है? बेरियम। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? बेरियम सल्फेट। और ये कौन सा एसिड है आपका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, सिंपली। तो ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो कंपाउंड बना, अब इसमें बात आती है कि सर इसके अंदर पीपीटी कौन सा है? ये तो हमारे रिएक्टेंट थे, ये हमारे क्या थे? प्रोडक्ट थे। तो ये तो एसिड ही है, ये तो मेन जो सॉल्यूशन है। इट मींस दिस इज पीपीटी, मतलब पेरिसिपिटेट, है ना। तो ये कैसा होगा? सॉलिड क्रिस्टल पार्टिकल्स में उसके जो नीचे वाले पार्ट में, जैसे एक नमक होता है ना, नमक तो वैसे घुल जाता है, ऐसा नमक मानिए जो घुलता ना हो। तो ये क्या होगा? एक प्रकार का क्रिस्टल फॉर्म्स कर लेगा पीपीटी के जो भी सॉल्यूशन है उसके नीचे की तरफ। तो आपको दिख जाएगा, आप उसको ऑब्जर्व करते हो। अगर आप उसको फिल्टर करोगे, जैसे मान लो आप फिल्टर से निकाल लो और वो अलग बच जाएगा, वो क्या बच जाएगा? आपका पीपीटी। तो किसका फॉर्मेशन हुआ?
पीपीटी का हुआ ना, तो ये भी तो एक केमिकल रिएक्शन ही थी, तो बात हुई। तो पहले हेडिंग डालिए और उसमें लिखिए, समझ में आया सभी को? चलो लिखिए, द केमिकल रिएक्शन between sulfuric acid and barium chloride solution is characterized by the formation of A, और जो ये पीपीटी बनेगी इसका जो कलर होगा वो वाइट कलर क्रिस्टल्स की फॉर्म में होगा। तो लिखेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ ए वाइट पीपीटी ऑफ बेरियम सल्फेट, ठीक है? तो ये लिख लीजिए, ये इक्वेशन लिख लीजिए ना, और इसके ब्रैकेट में क्या लिख लोगे आप? पीपीटी। तो ये बात हो गई है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन खत्म। सभी ने 30 तक याद कर लिया, आज वापस रिवाइज करी थी। 18 पे क्या आता है? क्या? ए आर्गन। हाँ। 20 पे क्या आता है? है ना, कोई बात नहीं, याद होता रहेगा। और 6 पे क्या आता है दीक्षित? एटॉमिक नंबर 6। हाँ का 8 पे? हाँ वेरी गुड। 9 पे? क्यों नहीं याद किया? ये याद नहीं करोगे तो फिर चैप्टर हवा में चल जाएगा, ठीक है ना? कल याद हो जाना चाहिए सबको मंडे तक, ठीक है ना? लिख लिया? हाँ, जो भी होगा आप याद करते रहो, मैं नहीं बताऊंगा क्यों, क्योंकि याद आपको करना है। हो गया? अब इधर देखिए, ये बात हो गई है केमिकल रिएक्शन के बारे में, ठीक है ना? अब अपन चलते हैं, हेडिंग डालिए, मेन हेडिंग, दैट इज केमिकल इक्वेशंस। अब देखिए सभी, इधर हम बात कर रहे हैं अब केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। कोई भी केमिकल रिएक्शन जो फिजिकल या केमिकल फॉर्म में हो रही है, उसको इजी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला से हम एक किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल्स या किसकी फॉर्म में, किसकी? इक्वेशंस के फॉर्म में। तो हम उसे नाम देते हैं केमिकल इक्वेशन। ये बात मैंने बताई थी। अब आगे देखो, सपोज एक केमिकल कंपाउंड है ए, एक केमिकल कंपाउंड है बी, दोनों रिएक्ट करके एक नया केमिकल कंपाउंड बना सी, और कोई जरूरी है कि एक ही बने, एक से ज्यादा भी बन सकते हैं। और साथ ही साथ क्या, जैसे कि आपने पिछले एग्जांपल में देखा, कितने प्रोडक्ट बने थे? 2, BaSO4 और HCl। बस ये एक एग्जांपल है, उसमें 2 हमने लिए और 2 बने, और इसने क्या फॉर्म किए? ये प्रोडक्ट फॉर्म किए। तो A प्लस बी एक अदर कंपाउंड थे, दोनों रिएक्ट करके क्या बनाए? C प्लस D। तो इस फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। तो ये क्या हो सकती है? दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ किसकी? जनरल फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है? ठीक है, पहली बात तो ये हुई।
अब यहाँ पे A प्लस बी और सी डी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, बहुत ही बेसिक एग्जांपल। मैंने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, तो ये दोनों डायटोमिक फॉर्म में रहते हैं, कभी भी सिंगल नहीं मिलेगा आपको H प्लस O। ये हमेशा डायटोमिक, मतलब इनके दो एटम हमेशा प्रेजेंट होते हैं। जैसे वहाँ जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी वो भी किस फॉर्म में हुई थी, H2 की फॉर्म में हुई थी, और जब भी ऑक्सीजन आता है तो किस फॉर्म में आता है, O2 की फॉर्म में। तो ये जब दोनों रिएक्ट करे तो इन्होंने जो कंपाउंड बनाया वो क्या बनाएंगे, H2O। H2O मतलब क्या होता है, वाटर। तो ये जो इक्वेशन थी, ये जो प्रोसेस थी, ये कौन सी है, द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर कैसे फॉर्म होता है उसकी इक्वेशन थी। तो मैं यहाँ एक तरीका तो ये है, तो इसको हमने नाम दिया केमिकल इक्वेशन। और अगर मान लो कोई जनरल लिखना चाहता, जिसको सिंबल नहीं पता हो, तो वो कैसे लिखता, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ने क्या बनाया, वाटर। तो ये हो गया एक तरीका। तो ये तरीका कॉन्साइज नहीं है, मतलब कौन सा मैथ्स में बोलते हैं ना कि हर चीज को हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है। अब आप हर बार लिखोगे बेरियम सल्फेट और एक BSO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर आप बोलते हो सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड को लिख दिया हमने H2SO4, तो वो इजी मेथड है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, जिसके अंदर हमने क्या किया, किसी भी केमिकल रिएक्शन को, और ये जो रिएक्शन है किसकी है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर को किसकी फॉर्म में लिख दिया, कॉन्साइज फॉर्म में, एक सिंबल्स की फॉर्म में और फॉर्मुलेज की फॉर्म में, मतलब जैसे एरो सिंबल आ गया तो हमने इसको यूज किया केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए। तो सबसे पहले हेडिंग डाली ये, फिर लिखिए जनरल फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन, फिर ये लिखिए, और फिर जो मैं लिखवाता हूँ वो लिखो। लिख लिया, एग्जाम्पल तो नहीं लिख रहे, अभी लिख लिया, चलो अभी मैं लिखवाऊंगा फिर लिखना है, ठीक है ना। अब लिखिए, पहला पॉइंट डालिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड formulae, using reaction using symbols and formulae of the substances is called chemical equation, is called chemical equation. Representation of chemical reaction using symbols and formulae of the substance is called chemical equation, ठीक है ना। और उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, A प्लस बी एरो C प्लस डी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए एग्जाम्पल करके, when hydrogen reacts with oxygen, hydrogen reacts with oxygen, it gives water, full stop, it gives water, full stop. This reaction can be represented by the following chemical equation। और फिर लिखिएगा, पहले देखो ये लिख लेना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या हुआ, वाटर, और फिर उसके नीचे उसकी केमिकल इक्वेशन H2 प्लस O2 H2O, और जिसने पहले लिखोगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर, कहाँ पे, फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन,
केमिकल इक्वेशन में क्या है, केमिकल इक्वेशन का मतलब है क्या, किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना। जैसे मैं आपको कोई बात बोलता हूं कि दो लोग हैं, एक की कमाई है 15,000 रुपए, एक की कमाई है 50,000 रुपए, दोनों मिलके कमाते हैं कितने, 65,000 रुपए, 50 + 15 65,000। तो ये तो मैंने आपको स्टेटमेंट बोला। अगर मैं कहता तो ये कोई बात थी, अगर मैं ऐसे कहूं कि इसे आप इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो तो कैसे करोगे, लेट, जैसे मैथ्स में करते हो, लेट इनकम ऑफ एक्स, किसी एक पर्सन की एक्स है दूसरे की वाई है, तो एक्स + वाई किसके बराबर हो जाएगा, 65,000। तो ये क्या है, केमिकल इक्वेशन। और वो जो बात कही जा रही है, जो रिएक्शन हो रही है, जो प्रोसेस हो रही है, वो क्या है, केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फाइनल पॉइंट इसमें, केमिकल इक्वेशन इज ए वे, केमिकल इक्वेशन इज ए वे टू रिप्रेजेंट, is a way to represent the chemical reaction, represent the chemical reaction in a, represent the chemical reaction in a concise and informative way, and informative way। ठीक है, लिख लिया। ए केमिकल इक्वेशन इज ए वे टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन इन ए कॉन्साइज एंड इंफॉर्मेटिव वे। ठीक है, तो ये बात करी हमने केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो केमिकल इक्वेशन के बारे में पता कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को हमें आसान भाषा में इंफॉर्मेटिव वे में समझाना हो तो हम उससे क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन नाम देते हैं। जैसे A + B इंडिकेट C + D। अब देखो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये ध्यान सुनना, ये किसका टाइप है, केमिकल रिएक्शन का टाइप नहीं, केमिकल इक्वेशन का टाइप बोल रहा हूं मैं। कहीं आपसे पूछा जाए टाइप्स ऑफ इक्वेशन रिएक्शन, आप लिख दो टाइप ऑफ इक्वेशन। ठीक है ना, तो इक्वेशन और रिएक्शन में फर्क समझ में आना चाहिए। तो पहला टाइप है बच्चों बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और दूसरा है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बात आती है व्हाट इज बैलेंस एंड अनबैलेंस। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, नो डाउट अगेन इट इज इजी। जिंक, मैंने एक मेटल लिया, जिंक एक मेटल होता है, और मैंने उसको रिएक्ट करवाया H2SO4। जिंक कितने पे आता है, देखो एक बार, श्योर, ठीक है, हाँ। तो क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, 2 8 8, तो कितना हो गया 18 और 12, सही है। 2 8, ये कितना हुआ 10 18, और बचा कितना 12 ना, हाँ हाँ। 2 8 के बाद क्या आया, देखो अभी आपको मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, चलो वो थोड़ा सा आगे अपन चलेंगे केमिकल, चलो अभी के लिए छोड़ो, वो जब ही बताएंगे। अभी सुनो, सबको डिस्टर्ब, ठीक है ना। अभी देखो कि हम क्या रिएक्ट कर रहे हैं, जिंक, अभी अपन रिएक्शन पढ़ेंगे तब आपको मैं कॉम्बिनेशन बताऊंगा अच्छे से, पूरा कॉन्फ़िगरेशन जो 9th का कॉन्सेप्ट है वो भी बता दूंगा। आप लोगों को शायद याद नहीं है ना, थोड़ा भूल गए हो ना, डाउट में चलते हो ना, चलो वो कॉन्सेप्ट 9th का है वो बता दूंगा। अभी जब केमिकल रिएक्शन अपन पढ़ेंगे ना अलग अलग, चलो तो अभी के लिए अपन वो नहीं जानना चाह रहे हैं, अपन जानना चाह रहे हैं टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो जिंक को हमने किससे रिएक्ट करवा रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से। तो जिंक क्या करता है, जैसे मान लो इसका ऑब्वियस सी बात है, इसका पॉजिटिव आयन होगा और इसका नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, तो जिंक किससे रिएक्ट करेगा, सल्फेट से। तो अपना क्या फॉर्म कर लेगा, ZnSO4, H2 बच गया बेचारा अकेला। तो ये किस फॉर्म में रहता है, यूजुअली गैस की फॉर्म में, तो ये इवॉल्व हो गया। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करो, जो मैं नोटिस करवाना चाहता हूँ, अपन ये इन इक्वेशन को नहीं जानना चाह रहे थे, अपन टाइप कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन की। यहाँ पे जिंक जो एक एलिमेंट है, एक एटम है, यहाँ पे जिंक पे कितना है, जैसे H2 पे कितना एटम है, 2, जिंक पे कितना है
1, कुछ नहीं मतलब 1। ये तो रिएक्टेंट साइड में जिंक कितना है 1, प्रोडक्ट साइड में देखो 1। हाइड्रोजन को देखते हैं कितना है 2, प्रोडक्ट साइड में 2। SO4 इसको पूरे को बोलते हैं, तो SO4 पे कितना है 1 और SO4 पे कितना है 1। इट मींस जिंक पे रिएक्टेंट साइड में भी एटम कितने थे 1 थे, प्रोडक्ट साइड में भी 1 थे। इट मींस कोई चेंज हुआ केमिकल रिएक्शन होने के बाद? नहीं हुआ। दूसरी बात, हाइड्रोजन को चेक करते हैं। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में रिएक्शन होने से पहले भी कितने थे 2 थे, और रिएक्शन होने के बाद भी कितने हैं 2 है, तो देयर इज नो चेंज। फिर बात करते हैं सल्फेट जो कि SO4 होता है, उस पर रिएक्टेंट साइड में पहले कितने थे 1 और रिएक्शन होने के बाद भी कितने हुए 1। इट मींस हमें एक बात समझ में आई, इस रिएक्शन होने के बावजूद यहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में एटम के लेवल पे कोई चेंजेस नहीं हुए। तो ऐसी इक्वेशंस जहां पे एटम्स पे, एलिमेंट्स के एटम्स पे कोई भी चेंज नहीं होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की किसी केमिकल रिएक्शन में, तो हम उन्हें क्या कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल, मतलब ये बैलेंस्ड है, इनमें कोई चेंज नहीं है। तो अब मुझे ये बताओ, कोई भी इंसान, कोई भी एनर्जी बैलेंस रहना चाहती है या अनबैलेंस रहना चाहती है? ऑब्वियसली सभी इंसान या सभी कोई भी सिस्टम कैसा होना चाहता है? बैलेंस होना चाहता है। लेकिन क्या प्रैक्टिकली कोई भी बैलेंस होता है? नहीं होता। अगर बात करूं, जैसे बोलते हैं ना कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज इम्परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है और उसी के लिए हम लगातार काम करते रहते हैं। तो ये तो एक फिलॉसफी की बात हो गई। तो अब बात करते हैं केमिस्ट्री में, जैसे वहाँ पे भी एटम्स की बात होती है, तो हर, जैसे वहाँ पे एक स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है कि हर एटम क्या चाहता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, तो हर एटम क्या चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊँ। तो वो जो वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट जो होता है कि लास्ट के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाने चाहिए, 8 आ जाना चाहिए, 8 एटम। लेकिन जितने भी होते हैं, अगर सपोज है 7, तो वो 1 को एक्वायर करता है, मतलब क्या लेता है, दान लेता है, तो उसके हिसाब से उसकी वैलेंस। तो अब बात आती है कि हमारे पास मोस्टली जो इक्वेशंस होती है वो बैलेंस नहीं होती है। ये तो एक मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिया जो किसका है, बैलेंस का। लेकिन मोस्टली जो इक्वेशंस होती है वो कैसी होती है, अनबैलेंस्ड होती है। बात समझ में आई? तो ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो पहले हेडिंग डालिए टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, और पहला लिखिए बैलेंस केमिकल, और सेकंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, और फिर उसमें पहला पॉइंट डालिएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और फिर जो मैं लिखवाऊं वो लिखेगा। लिखो फटाफट। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन सब हेडिंग है केमिकल इक्वेशन चैप्टर की। लिख लिया दोनों? और फिर अब लिखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और उसमें जो बात लिखो वो लिखो। लिखिए ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज द नंबर ऑफ एटम्स, हैज द number of atoms of each element has the number of atoms of each element equal on both sides, equal on both sides, reactants as well as both sides, reactants as well as प्रोडक्ट साइड। और एग्जाम्पल कौन सा लिखोगे, जो मैंने बताया एग्जाम्पल में वो वाला लिख लीजिए। या आप ब्रैकेट में 1 2 मत लिखना, सिर्फ आप एग्जाम्पल लिखो, ठीक है ना। नीचे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, और फिर जो एग्जाम्पल लिखवाया ना Zn + H2SO4 वो लिखिए।
लिख लिया। अब इधर देखो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में एक बात और करनी है मुझे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, मैं कहता हूं कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वहां पे क्या है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो क्या है, इक्वल है ईच एलिमेंट का। तो ऐसा क्यों चाहती है केमिस्ट्री? ऐसा कौन सा लॉ है जो इस बात को ये कहता है कि दोनों साइड अगर सेम रहेंगे तो वो चीज बैलेंस होगी, और अगर अलग होंगे तो उसको हम नाम देंगे अनबैलेंस, जो कि हमारा टॉपिक है। कोई बताना चाहेगा ऐसा कौन सा लॉ है केमिस्ट्री में? हाँ, वेरी गुड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट मींस क्या, जैसे आपने एनर्जी का होता है लॉ ऑफ, सेम ही है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो मास का कभी जन्म होता है ना कभी मृत्यु होती है, मतलब उसकी कभी डेथ होती है। इट मींस ना ही मास क्रिएट होता है ना ही लॉस होता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, जैसे कि एनर्जी के केस में होता है। तो उसको क्या कह देते हैं हम, लॉ ऑफ, जो हमने फिजिक्स में यूज करी थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज किया था ना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ते हुए, तो वो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट हो गया एनर्जी, और जो मास है वो कॉन्सेप्ट किसका है, केमिस्ट्री का। तो यहां पे ये क्यों है ऐसा बैलेंस केमिकल इक्वेशन? क्योंकि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसकी वजह से, जो कहता है कि मास पहले भी सेम होना चाहिए था और बाद में भी सेम होना चाहिए था, तो इसीलिए इस प्रकार की इक्वेशन को हमने नाम दिया था बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इस पॉइंट को लिख लीजिए, लिखिए। हाँ, नहीं, मैंने क्या कहा, 95% आपको अनबैलेंस मिलेगी। होना जरूरी, हाँ, एक अच्छे रिप्रेजेंटेशन के लिए केमिस्ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट। अभी मैं बात करूंगा अनबैलेंस, वो वाली बात आपकी क्लियर हो जाएगी। पहले लिखो, अकॉर्डिंग टू दी, नेक्स्ट पॉइंट, according to the law of conservation, according to the law of conservation of mass, comma, mass can neither be created, mass can neither be created nor be destroyed, mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction, full stop. To obey this law, to reaction, ये एक रिएक्शन है ना, in a chemical reaction, to obey this law, comma, the total mass of elements, the total mass of elements present to obey this law, the total mass of elements present in reactants, present in reactants must be equal, must be equal to the total mass of, equal to the total mass of elements present in products, to the total mass of elements present in products। क्या लिख लिया या छूट गए? कहाँ पे? द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल, must be equal to the total mass of elements, total mass of elements presents in products, presents in products। तो ये बात हो गई किसकी? बैलेंस केमिकल रिएक्शन की। इक्वेशन, सॉरी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब रिप्रेजेंटेशन, और रिप्रेजेंटेशन किसका है? किसी केमिकल रिएक्शन का, ठीक है ना। अब बात करते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो हमें ये पता चल रहा है, लिख लिया सभी ने? चाहो तो हेडिंग डाल लो, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन।
अब हमें इसके नाम से पता चल रहा है कि जैसा कि हमने जाना कि बैलेंस केमिकल इक्वेशंस वो होती है जिसकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड्स में जो एटम्स के जो नंबर हैं वो क्या होने चाहिए, सेम। तो अब देखते हैं अनबैलेंस का मतलब क्या होगा, जो उसके अपोजिट होगी, मींस उसके रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में जो एटम्स के नंबर हैं वो कभी भी सेम नहीं होगी। ऐसी प्रकार की केमिकल इक्वेशंस को हम क्या नाम देंगे, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो बैलेंस नहीं है वो अनबैलेंस। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहां पे मैं बात करता हूं, एक रिएक्शन है आयरन की, ये आयरन Fe की वाटर के साथ, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म करता है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। जो आपका वाटर होता है ना, ये हमेशा टूटता है दो पार्ट में, H और OH नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, और फिर चीजें रिएक्ट करती है। तो ये जो H बचा ये तो अलग चला गया, और H कभी भी सिंगल फॉर्म में नहीं रहता, तो किस फॉर्म में आ गया, डायटोमिक फॉर्म में। और जो O और जो H है, अब यहाँ पे जो बोलोगे सर ये H कहाँ है, तो ये है Fe। तो Fe क्या करता है, ये रस्ट की इक्वेशन है, बाद में अभी आगे बात करेंगे। तो ये रिएक्शन को अभी नहीं समझना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो Fe है ये सिर्फ H से रिएक्ट ना करके सिर्फ O से रिएक्ट करेगा, तो क्या बना लेगा, Fe3O4, इसकी अकॉर्डिंग टू वैलेंसी, है ना। तो अभी इतना ध्यान रखो कि जो आयरन है हाइड्रोजन वाटर से रिएक्ट करा तो उसने क्या बनाया, Fe3O4 प्लस H2। अपन एग्जाम्पल, हाँ ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, अभी थोड़ा अपन रिएक्शन में आ जाएंगे ना तब थोड़ा अच्छे से बताऊंगा, अभी अपन एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ मैं, है ना। तो अभी इधर देखो, अनबैलेंस इक्वेशन को पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, आयरन की। रिएक्टेंट साइड में देखो कितने एटम है आयरन के, 1। इधर देखो ये तो पहला ही गड़बड़ा गया, चलो। दूसरा हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ठीक है। फिर बात करें ऑक्सीजन कितना है, 1, और जो आपका O4 है उधर कितना है, 4। इट मीन्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, है ना। अभी कैसे आता है वो केमिकल रिएक्शन में हम पढ़ेंगे जब पहुंचेंगे, तो अभी हम उसको एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, है ना। तो ये आपको समझ में आया कि कैसे पता चला अनबैलेंस है जो एटम्स के हैं। अब बात आती है कि अनबैलेंस तो है, लेकिन अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, हमें क्या करना है, ओबे, केमिस्ट्री अगर हम पढ़ते हैं हमें ओबे करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अगर हम ओबे करेंगे तो क्या बनाना चाहेंगे इस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को, हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। तो इट मींस हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉरी अनबैलेंस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। तो उसका पूरा अपना एक प्रोसीजर है जिसको हम फॉलो करेंगे। तो पहले आप हेडिंग डाल ली और उसमें पहले लिखिए और फिर एग्जांपल लिखना, लिखिए लिखिए if the number of atoms of each element in reactants is not equal to the number of atoms is not equal to the number of atoms of each element present in the product comma then the chemical equation is called, क्या बोलेंगे उसे, unbalanced chemical equation is called unbalanced chemical equation। और एग्जाम्पल में ये वाला एग्जाम्पल लिख लीजिए। समझ में आया है यहां तक, लिख लिया। लिख लिया।
अब हम बात करेंगे कि कोई भी हमारे पास अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, उसको हमें क्या बनाना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो उसके मेथड को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हेडिंग डालिए बैलेंसिंग। तो समझ रहे हो ना जरूरत क्यों पड़ रही है टॉपिक की, जो जरूरत है उसको हम सॉल्व करते जा रहे हैं। तो वही एक टॉप प्रकार का टॉपिक है बस, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। हम इसके अंदर कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, Fe++ H2O, तो Fe3O4 + H2। तो ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसका। तो पहला स्टेप है स्टेप 1। पहले चलो आप साथ साथ लिखो यहाँ तक और स्टेप 1 में लिखिए, फिर मैं समझाता हूँ। बस यहां तक ही लिखना ना, इन द टेबल फॉर्म। लिख लिया सबने यहां तक? अब इधर देखो सभी, बाद में लिखना, करें स्टार्ट। चलो, तो हमारे पास एक एग्जांपल है Fe+H2O Fe3O4 + H2। तो दिस आपको क्वेश्चन क्या दिया जाएगा, एक इक्वेशन दे दी जाएगी, कह दिया जाएगा कि आप इसे क्या करो, बैलेंस करो। ये एक प्रकार का क्वेश्चन है आपके सीबीएसई के एग्जाम के लिए, है ना। 3 मार्क्स का, यूजुअली 2 से 3 मार्क्स का आता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है, इजी वे के लिए अगर समझना है। एक साइड आप क्या लिखोगे, नेम ऑफ एटम, फिर लिखोगे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। तो सबसे पहले यहाँ पे कितने अलग अलग एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और तो कोई नहीं है। तो कौन कौन सा है, Fe, हाइड्रोजन, H लिख दूँ हाइड्रोजन, और O मतलब ऑक्सीजन। देखो नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड कितने हैं, 1, प्रोडक्ट साइड देखो कितने हैं, 3। समझ में आया। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इस साइड कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 1, और इधर कितना है, 4। तो हमारा जो पहला काम है दैट इज कंप्लीटेड। तो पहला स्टेप जो हमारा था वो हो गया, ठीक है। तो ये बात हुई। तो पहला स्टेप समझ में आ गया सबको कि सबसे पहले डिफाइन कर देना कि क्या क्या काम है। तो हमने देखा कि तो अनबैलेंस इक्वेशन है। अब चलते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे आपको क्या ऑब्जर्व करना है, वो इस टेबल में ऑब्जर्व करना है। आपको ये ऑब्जर्व करना है कि प्रोडक्ट साइड में या रिएक्टेंट साइड में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किस एलिमेंट के हैं। हमको बात करनी है प्रोडक्ट साइड की, तो कौन किसके हैं, ऑक्सीजन के। तो उसको लगा लो कि ये है हमारा ऑक्सीजन, इसको ऑब्जर्व कर लिया।
अब इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। कैसे काम करना है? तो अब देखो, अभी स्टेप 2 में लिखवाऊंगा, अभी आप लिखना मत। यही है इक्वेशन H2। तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो आपके O4 ना, हाँ, तो ये जो ऑक्सीजन है रिएक्ट प्रोडक्ट साइड में, इसके पास क्या है, सबसे ज्यादा एटम्स है। तो हम चाहते हैं कि इस साइड भी हम चाहते हैं ना दोनों तरफ क्या हो, इक्वल हो। तो अब यहाँ 4 है, तो यहाँ हम क्या करना चाहेंगे, इक्वल करना चाहेंगे। तो यहाँ भी क्या बनाना चाहेंगे, 4। तो 4 बनाना है तो इससे पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या ऑब्जर्वेशन रहेगी, आपका ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन है 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अगर मैं वापस इस टेबल को बनाऊं तो ये क्या है, FeHO। तो अब Fe कितना है, 1 2 है, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 है ना, हाँ सही है। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 8, और यहाँ पे कितना है, 2। ऑक्सीजन कितना हो गया, 4, और इधर भी। तो क्या बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हमने कैसे बैलेंस किया, सबसे पहले उस एलिमेंट को पकड़ा जो सबसे नंबर में ज्यादा है। तो अभी एक काम हो गया, लेकिन इसको किया तो हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। देखो हाइड्रोजन क्या हो गया, अनबैलेंस। कोई बात नहीं, होने दो इसे अनबैलेंस। अब आगे चलते हैं। हाँ Fe3 है तो Fe3 लगा देते हैं, लो ठीक है, हो गया। तो अभी अपन Fe पे आए नहीं थे ना, इसलिए मैंने देखा नहीं। अब देखो 4 हो गए, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन अगेन क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। लेकिन अब मैं आपको एक थॉट बता दूं आगे का, इसको बैलेंस किया जा सकता है, ठीक है ना। तो पहला दूसरा स्टेप ये हो गया। अब ऐसा करो, बचा नहीं है, फिर मिटाना पड़ेगा। ये लिखो, आप यहाँ तक लिख लिया, ये टेबल बनाओ, फिर आगे का स्टेप बताता हूँ। और स्टेप 2 में वो नीचे लिखने से पहले मैं कुछ लिखवाऊंगा, तो जैसे ये टेबल बन जाए बोल देना। जल्दी लिखो, फिर कर लेते हैं इसे आज। लिख ली टेबल। स्टेप 2 लिखिए अब, और उसमें पहले लिखिए स्टेप 2, बैलेंस द एटम विच इज मैक्सिमम इन नंबर the atom which is maximum in number on either side of a chemical equation, full stop। और यहाँ पे वो एटम कौन सा है, ऑक्सीजन। तो लिख लिए यहाँ पे आगे हेयर ऑक्सीजन। फिर देयरफॉर करके लिखिएगा वो वाली इक्वेशन, Fe + 4 × H2O। फिर क्या लिखोगे आगे, Fe3O4 + H2, है ना। और टेबल मत बनाना, दिख ही रहा है तो उसको मत बनाना। देयरफॉर के बाद वो इक्वेशन जो दिख रही है Fe + 4 × H2O वाले लिख लो। अभी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है, ठीक है, लेकिन क्या अनबैलेंस हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 × 2 8, यहां पे कितना है 2। तो अब क्या कर सकते हैं, नाउ वी बैलेंस
किसको बैलेंस करेंगे अब? हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो पहले वो पुरानी वाली इक्वेशन लिख दो जहां तक बैलेंस हो चुका है। तो 4H2 सही है और Fe3O4 प्लस H2, ये हो गया। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस्ड है दोनों साइड, 4 ये कितना हो गया? 4 × 2 8। तो अब यहां पे इसको हमें क्या करना है? 8 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से। तो ये भी बैलेंस हो गया। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या बैलेंस हो गया? हाइड्रोजन। अब बचा क्या? मात्र Fe तो अकेला है, तो किस अकेले को बैलेंस नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब हम किसे बैलेंस करेंगे स्टेप 5 में? नाउ वी बैलेंस आयरन, वी बैलेंस Fe मतलब आयरन। तो जब बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले जो पुरानी इक्वेशन है उसको लिख दो, Fe प्लस 4, ये मैं लाल पेन से इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको दिखाया कि क्या मॉडिफिकेशन किया। Fe3O4 प्लस 4H2। और अब हम क्या करेंगे? किसको बैलेंस करना है हमें फाइनली? Fe को। यहाँ कितना है? 1 है, यहाँ कितना है? 3 है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। तो अब जो हमारे पास जो ओवरऑल बैलेंस इक्वेशन बनेगी, नाउ बैलेंस्ड इक्वेशन, वो क्या बनेगी? 3Fe प्लस 4H2O प्लस Fe3O4 प्लस 4H2। क्या ये हमारी बैलेंस इक्वेशन है या नहीं है? है। तो अगर आप इसको चेक करना चाहिए आपके क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो Fe टेबल में चेक बना के चेक कर लो। Fe हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, रिएक्टेंट साइड की बात हो रही है, तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट साइड में कितना है? Fe 3, प्रोडक्ट साइड में 3। हाइड्रोजन 4 × 2 8, 4 × 2 8, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। दिस इज हाउ वी बैलेंस दी केमिकल इक्वेशन। तो क्या समझ में आया? इजी था। तो आपको सबसे पहले स्टेप को ध्यान रखना है। अगर आपका पहली चाल सही हुई ना तो आप जीत गए। इट मीन्स क्या करना है? आपको दोनों साइड में देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसका है, उसको पकड़ो। सबसे पहले क्या कर दो? उसको बैलेंस कर दो। फिर दूसरे को पकड़ो, दूसरे को बैलेंस कर दो। फिर तीसरे को पकड़ो, तीसरे को बैलेंस कर दो। तो 1-2 आप इक्वेशन बैलेंस कर लोगे तो आपका ये काम हो जाएगा। तो इजी है बैलेंस करना। तो इसको हम, कुछ डाउट है? टेबल ये लास्ट में बना लेना, ये ना नंबर लेने के तरीके हैं, सीधी सी बात है ना। अगर मान लो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता तब मैं सब बनाता क्या? नहीं बनाता ना, ऐसे देखता, हो गया। ये सिर्फ नंबर लेने के तरीके, मतलब लिखना पड़ता है ना, CBSE एग्ज़ाम है, रिटर्न एग्ज़ाम है ना। तो ये थर्ड, हाँ कौन सा पॉइंट? स्टेप, हाँ थर्ड है, तो थर्ड कर लो बस। 3 4, ठीक है। फाइनल बैलेंस हो गई थी ना 4, और इसको लिख लीजिए। ये बैलेंसिंग स्कूल में पढ़ी थी, थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी। कहाँ भगाया था? कौन से दुनिया में ले गए थे? जब हम 10th में थे तब हमें पता नहीं बैलेंसिंग पढ़ाई थी। बोले थी कौन सा ज़माने की बैलेंसिंग चल रही है, ये इधर 2 ले लिया, इधर 4 ले लिया, चलो भैया। अच्छा इजी है ना? हाँ बस। क्या नाम? हिमांशु।